Good morning, students. So today we are going to start class 10th, Social Science, Geography, Chapter 6, Manufacturing Industry. So let's start manufacturing industry. So first we discuss about the manufacturing. What is manufacturing? So production of goods in a large quantity after processing from raw material to more valuable product is known as manufacturing. तो यहाँ पर सिंपली डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द रॉ मटेरियल, किसी भी सामान का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में, और प्रोडक्शन होगा कैसे? रॉ मटेरियल, डिफरेंट रॉ मटेरियल, है ना, इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. रॉ मटेरियल का जब उसको प्रोसेस कर देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है ना. एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कॉटन फ्रॉम द कॉटन, क्लोथ फ्रॉम द कॉटन. डेफिनेटली कॉटन का जो प्राइस होता है बहुत कम होता है, जब उससे हम कपड़ा बना देते हैं कपड़े का प्राइस बढ़ जाता है ना. तो ये क्या है? प्रोसेसिंग है. सो दिस इंडस्ट्री प्रोसेस और मैन्युफैक्चर क्लोथ फ्रॉम द कॉटन, सो इसका वैल्यू बढ़ जाता है. लाइक दैट शुगर फ्रॉम शुगर केन, पेपर फ्रॉम वुड को पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाए, आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये सारे का वैल्यू बढ़ जाता है. तो उसी के लिए यहाँ पर फोकस किया हुआ है कि मोर वैल्यूएबल, है ना, ज़्यादा वैल्यू बढ़ा देता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी रॉ मटेरियल का. अब यूजेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग का यूज कहाँ होता है? सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का आर्थिक ताकत, है ना, आर्थिक शक्ति कितना मजबूत है ना, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कोई देश कितना मजबूत है, वो कैसे मेजर किया जाएगा? इट इज मेजर्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. उस देश में कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं उस पर निर्भर करता है कि वो देश कितना आर्थिक रूप से समृद्ध है, ताकतवर है ना. इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, और इसीलिए कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, है ना. कोई भी देश आर्थिक रूप से मजबूत है तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्वाभाविक है कि ज़्यादा है. जापान है, जर्मनी है ना, चाइना है. तो ये क्या है? इकोनॉमिकली स्ट्रांग नेशन है. क्यों स्ट्रांग है? बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना. दे रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपुल ऑन एग्रीकल्चर, और डेफिनेटली जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होगा तो क्या है? डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कम होता है. नहीं तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होगी तो लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर रहेंगे, और एग्रीकल्चर की क्या है? आय कम है. कृषि में क्या है? आय. और मोस्टली इन इंडिया में क्या है? स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड है. ज़मीन हमारे पास उतनी है जितना हमारा जीविका चल सके. हम उसको सेल नहीं, बहुत कम बचता है प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल कर पाएँ. और इसलिए क्या है, जब हम अपने लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल कर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम होगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी. जब डेफिनेटली वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होंगे. तो जब लोग स्ट्रांग होंगे तो फिर देश स्ट्रांग होगा क्योंकि इनकम बढ़ेगी. प्रोवाइडिंग जॉब्स, अब डेफिनेटली जब एग्रीकल्चर से निकल कर लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो ऐसे ही थोड़ी जाएंगे. वहाँ किस पर्पज से जाएंगे? फॉर द जॉब्स. और जॉब में क्या होगा? सैलरी मिलेगी, सैलरी फिक्स्ड मिलेगी, है ना. तो फिक्स्ड सैलरी मिलेगी तो वो क्या होंगे? उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वो बेटर लाइफ अचीव कर पाएंगे, है ना. एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज. और दूसरा का पहला यहाँ पर फोकस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री reduces the dependence of the people on agriculture because it's provide jobs and
किसको? द पीपुल हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको निकाल करके जॉब प्रोवाइड करेगा, एंड देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड विल राइज। सेकेंड, मैन्युफैक्चर गुड्स विल बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री, एंड डेफिनेटली जब एक्सपोर्ट होगा तो क्या होएगा? ये फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, और जब विदेशी मुद्रा भारत में आएगी तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, उससे भी हमारी इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिकली हम डेवलप होंगे। फिर इराडिकेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, लाइक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है, इट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन पर्टिकुलर सीजन, है ना। और उसके बाद डिसग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसग्विस्ड में अदृश्य बेरोजगारी, जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग क्या हैं? वो अदृश्य हैं, है ना, उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसको डिसग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ये सारे लोगों को जब निकाला जाएगा और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, है ना। तो जब इनकम बढ़ेगी लोगों की तो डेफिनेटली क्या होगा? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों ख़त्म होंगे। जब बेरोजगारी ख़त्म होगी, इनकम होने लगेगी, तो डेफिनेटली पॉवर्टी, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ अ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरियस। और डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? इट्स इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द गुड्स और रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के वैल्यू को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो आप, सपोज करो कि जैसे घरों में पंखा चल रहा है ना, फैन, तो फैन में क्या है? मुश्किल से उसका मान लो कि 2 किलो वजन है, तो 2 किलो में क्या है? आधा किलो कॉपर है और बाकी सब लोहा है, तो लोहा क्या है? 70 रुपये किलो, हाँ, तो 100 रुपये का लोहा और कॉपर मान लो 500, तो 250 का, तो 350 रुपये टोटल रॉ मटेरियल का खर्चा है। लेकिन क्या है? उसको प्रोसेस कर दिया गया, उसको फैन में कन्वर्ट कर दिया गया, और डेफिनेटली क्या है? जब प्रोसेस के बाद उसका वैल्यू बढ़ गया, वही 350 का सामान का वैल्यू 1000 रुपये से अधिक हो गया। तो वही यहाँ पर फोकस कर रहा है कि कंट्री विच ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू द वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स, इट्स वैल्यू ग्रोथ, उसका क्या है? वैल्यू बढ़ जाता है। अब डेफिनेटली जब हम 300 का सामान 1000 में बेच रहे हैं अपने नॉलेज और स्किल के हिसाब से, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। डेफिनेटली जब इनकम बढ़ेगी, है ना, 300 का सामान हम 1000 में बेच रहे हैं तो 700 का प्रॉफिट हो गया डायरेक्टली। जब इतना ज़्यादा हाई मार्जिन में प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कैसे होगा? थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और डेफिनेटली जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉस्पेरिटी, है ना, समृद्धि आएगी। फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री हर जगह नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे ही इंडस्ट्री लोकेट होती है, मतलब देखी जा सकती है। सारे देश में इवेंटली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइवेंटली डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर रीजन में, लाइक बोकारो, हमारे यहाँ सोनभद्र, नोएडा, है ना, अहमदाबाद। तो ये पर्टिकुलर रीजन में ही इंडस्ट्री पाई जाती हैं। तो क्या कारण है कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही इंडस्ट्री पाई जाती हैं? तो वही बोला है, द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। इंडस्ट्री कहाँ दिखाई देगी? जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर हो। ये सारे फैक्टर एक साथ काम करता है, ऐसा नहीं कि केवल सस्ता लेबर हो वहीं इंडस्ट्री दिखाई देगी। बिहार में तो बहुत सारे सस्ते लेबर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ इंडस्ट्री नहीं है ना। तो सारा पैरामीटर एक साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही काम करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। वेरियस इंडस्ट्री विच रिक्वायर्ड द वाटर, लाइक मोस्टली हेवी इंडस्ट्री। जितने भी हेवी इंडस्ट्री हैं सबको पानी चाहिए प्रचुर मात्रा में। तो जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी, आप क्लास 8 में पढ़े भी होंगे,
है ना, कि हाउ द जमशेदजी टाटा बोकारो गए स्टील प्लांट इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन बोकारो में तो आयरन ओर बहुत अच्छा उनको मिला, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिला, तो इसलिए वहाँ पर इरादा उन्होंने कैंसिल कर दिया। दुर्ग छत्तीसगढ़ में पहली बार वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ से फिर सीधे कहाँ है, जमशेदपुर, और जमशेदपुर में ऑन द बैंक ऑफ द रिवर स्वर्ण रेखा, वहाँ पर पानी भी मिला और आयरन ओर भी मिला, तो वहीं पर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री डाली। तो यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो नीडेड। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, पावर इज नीडेड फॉर एवरी इंडस्ट्री, सो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। और जनरली जहाँ पर पावर हाउसेज ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है, या ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आसानी से मिल जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, उसके बाद कैपिटल आसानी से मिल जाए, तो कैपिटल मतलब जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत सारे बैंक्स हैं, है ना, इजीली कैपिटल उनको आसानी से लोन मिल जाए वहाँ पर। अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, नियर अबाउट मार्केट, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च नहीं होना चाहिए, तो मार्केट जहाँ पर करीब है, जैसे नोएडा, तो नोएडा को डेवलप किया गया, तो वहाँ पर क्या है, ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, कैपिटल, क्योंकि दिल्ली के पास में है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल शुड बी अवेलेबल नियर अबाउट, कम से कम खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। तो इसीलिए आप देखे हो कि जितनी भी हैवी इंडस्ट्री है, लाइक थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट आप हमारे बहुत दूर नहीं जाना है, सिंगरौली मध्य प्रदेश और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को इसको कहा जाता है कि पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि नियर अबाउट बहुत सारी माइंस, कोल माइंस अवेलेबल हैं, है ना, सिंगरौली है ना, सिंगरौली में बहुत सारी कोल्स माइंस हैं, तो वहाँ से कोयला क्या है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है नियर अबाउट द थर्मल पावर प्लांट। तो वही बोला, चाहे बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, जमशेदपुर हो गया, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, तो उनके नियर अबाउट कम से कम 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर में ही क्या है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है ना। तो ये सारा फैक्टर एक साथ काम करता, सबको एक साथ देखता है कि रॉ मटेरियल भी नज़दीक मिल जाना चाहिए, पानी भी, मार्केट भी आसपास में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल आसानी से मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, पानी मिल जाए, लेबर मिल जाए, सारा फैक्टर जब एक साथ काम करता है तो ये सारा जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता है वो सारा फैक्टर को ध्यान में रखकर वहाँ इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करता है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री को किस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन मतलब डिवीज़न, बंटवारा। तो बंटवारे के लिए भी एक बेस चाहिए, डिवीज़न के लिए भी हमको एक बेस की ज़रूरत पड़ती है ना। मान लो आप क्लास में ही डिवाइड करना चाहते हो, मैं बोला कि आप क्लास 2 पार्ट में बांट दीजिए, डिवाइड करो 2 हिस्सों में, तो आप किस बेस पे उसको डिवाइड करोगे, तो बेस होना चाहिए। लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइट डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर, एकेडमिक नंबर, परीक्षा में आपने कितना नंबर पाया उसके हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे, जब तक बेस नहीं होगा हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक बेस होना है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द बेस, on the basis of marks. अब डिवीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट दिया है सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, देयर मेन रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑनरशिप, बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, है ना। These are the 5 sources on which we can divide the industry. तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट डिवीजन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ
रॉ मटेरियल, पहला दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल दो तरह का होता है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए कहाँ से आता है? एक एग्रो बेस्ड है। एग्रो बेस्ड कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर, है ना, ये एग्रीकल्चर कृषि से इसका रॉ मटेरियल आता है। और एक मिनरल बेस्ड है, जो मिनरल के द्वारा इसका रॉ मटेरियल मिलता है। तो फर्स्ट यूज रॉ एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, डेफिनेटली जब एग्रीकल्चर से है तो ये क्या है? दिस इंडस्ट्री यूज द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, और दिस इंडस्ट्री यूज द मिनरल एज रॉ मटेरियल। सिंपल सा है, दिस इंडस्ट्री यूज द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड दिस इंडस्ट्री यूज द मिनरल एज रॉ मटेरियल। उसके बाद अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर से क्या क्या आता है? जैसे कॉटन हो गया, ऊल हो गया, जूट हो गया, सिल्क, है ना, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, इट्स, ये सारा क्या है? रॉ मटेरियल दिस इंडस्ट्री यूजेज। और मिनरल लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स, इट्स, है ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है ना। अब अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अब मेन रोल क्या है इंडस्ट्री का? यहाँ पे बेसिक की इंडस्ट्री, यहाँ पर बेसिक की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब बेसिक की इंडस्ट्री का मतलब क्या है? दिस इंडस्ट्री कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड दिस फिनिश्ड गुड इज यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल। ये इंडस्ट्री क्या करती है? कोई भी एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड्स बनाती है और वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता। वो फिनिश्ड गुड, इस इंडस्ट्री का फिनिश्ड गुड दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है, और इस इंडस्ट्री से जो फिनिश्ड गुड्स मिलता है वो कंज्यूमर यूज करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सप्लाई ऑफ देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरर टू द अदर गुड्स। अब बोल रहा है कि सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल, है ना। दिस इंडस्ट्री की इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? दिस इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। अब एक यहाँ पर एग्जाम्पल, प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है, दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स फॉर कंज्यूमर फॉर देयर यूज। ये इंडस्ट्री जो भी फिनिश्ड गुड बनाती है वो कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली बनाती है। अब एग्जाम्पल पे यहाँ पे जैसे है आयरन एंड स्टील, तो आयरन एंड स्टील इज डायरेक्टली नॉट यूज्ड बाय द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। अब आयरन एंड स्टील से क्या है, बहुत सारे, जैसे इस इंडस्ट्री में जैसे है कि टीन शेड आता है, उसके बाद स्टील बार, घरों में जो इस्तेमाल होता है स्टील बार, उसको, फिर ऑटोमोबाइल फैन, है ना, चेयर, अदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं आयरन एंड स्टील से। तो वही बोल रहा है कि ये इंडस्ट्री एक प्रोडक्शन के, इस इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन निकला फाइनल प्रोडक्ट, वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल हो जाता है, जो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। और इस फिनिश्ड गुड को दोबारा हम कंज्यूमर यूज कर सकता है। इससे डायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो कंज्यूमर यूज नहीं करता है। अब जैसे आयरन एंड स्टील से क्या निकलेगा, टीन सेट निकला, स्टील बार हुआ, ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ बनी, मोटरसाइकिल बनी, पंखा बना, कुर्सी बना, और ये क्या होता है, ये सारा कंज्यूमर यूज करता है ना। जैसे यहाँ पर कॉपर दिया है तो कॉपर डायरेक्टली, अब कॉपर क्या है, जैसे यहाँ पर फैन बोले तो फैन में कॉपर यूज होगा। इस इंडस्ट्री ने कॉपर बनाया और क्या है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को बेच दिया, वो इंडस्ट्री फिर क्या है, पंखा बनाएगी, है ना, अदर वायर बनाएगी जो कंज्यूमर यूज करेगा। तो वही यहाँ पर सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। शुगर, टूथपेस्ट, अब शुगर आ रहा है तो शुगर इज मेड बाय द शुगर इंडस्ट्री। तो ये सारा क्या है,
की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री को आपको डिफरेंस यहाँ पर समझ में आया होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल उसमें पैसा कितना लगा उसके आधार पर भी हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, लघु उद्योग जिसको कहा जाता है हिंदी में, और यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना, भारी उद्योग। तो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज अलाउड ऑन द एसेट ऑफ यूनिट है ना, रन बाय लेस नंबर ऑफ पीपल। अब बोला है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज अलाउड ऑन एसेट ऑफ यूनिट। डेफिनेटली इसका एक पर्टिकुलर लिमिट है कि लेस देन 100 करोड़ से जो भी लिमिट है वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखा जाएगा। और ये क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है इसको लार्ज स्केल। इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ देन इट इज नोन एज द लार्ज इंडस्ट्री। यहाँ पर दिया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम लार्ज स्केल में, और यहाँ पर 1 करोड़ है ना, लेस देन, यहाँ पर 1 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट है तो उसको स्मॉल। तो दीज आर दोज इंडस्ट्री विच investment is less than 1 crore is called small scale industry, and industry where the investment is more than 1 crore is called the large scale industry. एग्जाम्पल, खांडसारी गुड़ ईट्स, जो छोटा छोटा लघु उद्योग होता है जो घरों में चलता है ना, जैसे गुड़ बनाया जा रहा है ना, कहीं छोटा मोटा काम किया जा रहा है, साड़ियाँ बनाई जा रही हैं घरों में, टोकरियाँ बनाई जा रही हैं, ये सारा क्या है, स्मॉल स्केल। दरवाजे बनाए जा रहे हैं, चारपाई बनाई जा रही है, चौकियाँ बनाई जा रही हैं, सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं है ना। अब ये क्या है, यहाँ पर अब लार्ज स्केल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन ओर इंडस्ट्री है ना, स्टील इंडस्ट्री, ये सारे लार्ज स्केल जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। सिंपल सा डेफिनेशन था यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, अब बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हु ऑन्स द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मालिकाना हक किसके पास है। तो मालिकाना हक 2 ही लोगों के पास होता है, एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के पास या सरकार के पास है ना। तो पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, तो यहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर इसको कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। गवर्नमेंट इज थ्रू द पब्लिक, तो इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। owned and operated by the government, अब public sector industry is owned and operated by the government, whereas private sector industry means private individual. These industries are owned and operated by individual or a group of individual है ना। एक व्यक्ति भी चला सकता है और एक से ज़्यादा भी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को आप देखे होंगे। तो मुकेश अंबानी के पास क्या है, 45% ही उसका शेयर है, 55% क्या है, बहुत सारे लोगों के पास शेयर्स हैं। तो इसलिए कहा गया है दिस इंडस्ट्रीज ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब इसका एग्जाम्पल वेल सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्जाम्पल दिया है जैसे टिस्को है ना, टाटा स्टील एंड कॉरपोरेशन, तो इसका बजाज ऑटो, ये सब देख रहे हो, डाबर इंडस्ट्री, ये सारा क्या है, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियाँ हैं है ना। अब इसके आगे एक और, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ज्वाइंट सेक्टर में क्या है, these industries which are jointly run by the state and individual or a group of individual. These industries are jointly run by the government and an individual or a group of individual. ये स्टेट का भी इसमें शेयर होता है और बहुत सारे लोगों का भी शेयर हो, एक व्यक्ति का भी शेयर हो सकता है और स्टेट का, नहीं तो स्टेट और बहुत सारे लोगों का शेयर हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि these industries which are jointly run by state and individual or a group of individual is called the joint sector industry। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, jointly owned by public and private sector। उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर, इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ
दीज इंडस्ट्रीज आर owned and operated by प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर है ना। सपोज करो कि यहाँ पर जैसे अमूल हम कह सकते हैं, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है? फार्मर आर द प्रोड्यूसर, दे आर प्रोड्यूसिंग द मिल्क, सो दे आर द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री, उनका भी शेयर होगा। सप्लायर, जो भी सप्लाई कर रहा है मिल्क को, डिस्ट्रीब्यूट का, है ना, उसका भी उसमें शेयर होता है। और रॉ मटेरियल, इसके अलावा बहुत सारा रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में लगता है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका, या वर्कर जो काम कर रहा है उसका, सब मिलकर के इस इंडस्ट्री को ऑन करते हैं, है ना। सबका उसमें पार्टनरशिप होता है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर, मतलब सबको हिस्सा दिया जाता है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। दे पुल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स लॉसेस प्रोपोर्शनेटली, है ना। अब जो बोल रहा है कि जब सबको जो काम कर रहा है उसको सैलरी मिल रही है, प्रोडक्शन कर रहा है उसको उसकी रॉ मटेरियल की कीमत मिल रही है, जो सप्लाई कर रहा है सबको सैलरी दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इंडस्ट्री में फ़ायदा होता है तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जितना जिसका शेयर होगा उस हिसाब से उसको डिविडेंड भी दिया जाएगा। आप डिविडेंड पढ़े होंगे मैथ में, तो डिविडेंड भी मिलेगा, है ना, प्रॉफिट के अनुसार। एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, ये कोऑपरेटिव सेक्टर। द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला, जो बहुत सारी कोऑपरेटिव, अमूल है ना, ओमफेड है, ये बहुत, लिज्जत पापड़ है, मदर डेयरी है, ये सारे सब कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज हैं। अब इसके बाद बेस्ड ऑन, दूसरा डिवीजन है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। ये अगला जो डिवीजन है ये किस पर दिया गया है? बल्क ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। कौन इंडस्ट्री लाइट रॉ मटेरियल यूज करती है और कौन इंडस्ट्री हैवी रॉ मटेरियल यूज करती है? तो हैवी इंडस्ट्री मीन्स डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री यूजेज द हैवी रॉ मटेरियल, है ना। अब हैवी रॉ मटेरियल मतलब जो भारी, जो रॉ मटेरियल है बहुत वजनदार है, अब उसको क्या है, ट्रकों से ढुलाई नहीं, वहाँ पर ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है ना। डेफिनेटली दिया, हेवी इंडस्ट्री यूज हेवी बल्की रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हेवी मटेरियल। डेफिनेटली जब रॉ मटेरियल होगा तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो भी हेवी होगा। एग्जांपल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना, थर्मल पावर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री क्या है? हेवी इंडस्ट्री है। इसका जो भी रॉ मटेरियल होता है, यहाँ जहाँ भी ये इंडस्ट्री होंगे आप देखे होंगे, जो रॉ मटेरियल इनका कैरी किया जाता है इंडस्ट्री तक, वो क्या होता है? हेवी व्हीकल द्वारा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या मशीन्स लगी होती हैं। ट्रक और छोटी मोटी गाड़ियों की बस की बात नहीं है यहाँ, तो वही सिंपल डेफिनेशन, हेवी इंडस्ट्री यूज हेवी एंड बल्की रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द हेवी रॉ मटेरियल, है ना। अब लाइट इंडस्ट्री यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट मटेरियल। लाइट इंडस्ट्री है तो लाइट रॉ मटेरियल यूज करेगी और लाइट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, लाइक इलेक्ट्रिक फैन। अब जो पंखा बनाने वाली कंपनी है उसकी रॉ मटेरियल रेलवे से थोड़ी आएगा, सिंपली एक छोटी सी इंडस्ट्री है, ट्रकों से ढुलाई हो जाएगी और हल्का सामान है ना। वॉचेज, घड़ियाँ बनाई, स्विंग मशीन, फूड प्रोडक्ट, बिस्कुट वगैरह जो बना रही हैं, नमकीन मिक्सचर बना रही हैं कंपनियाँ, ये सारी लाइट इंडस्ट्री में आएंगी, हेवी इंडस्ट्री में आएंगी। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद एक एक इंडस्ट्री को, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री डिस्कस करेगा। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th ज्योग्राफी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हमने पढ़ चुका है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? द इंडस्ट्री विच यूजेज रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। जो भी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन कौन से रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं? फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल, जितने भी कॉटन टेक्सटाइल है उनका रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन है, एंड कॉटन इज प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर। कॉटन कहाँ से आता है? खेती से।
तो द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन मुंबई इन 1854। तो पहला कॉटन मिल बोल रहा है कि कब सेटअप किया गया इंडिया में, 1854 मुंबई में, है ना। द कॉटन टेक्सटाइल इज मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलती हैं। तो इसका कारण क्या है कि उन्हीं स्टेटों में देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन एज ए ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रेजेंट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मतलब मोस्टली खेती कहाँ होती है, ब्लैक सॉइल डेक्कन रीजन, और डेक्कन रीजन पड़ता कहाँ है, मोस्टली महाराष्ट्र गुजरात, है ना। तो यहाँ इसलिए क्या है, ज़्यादातर जो मिल्स हैं वहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप इससे पहले पढ़े हो कि इंडस्ट्री क्या है, लोकेशन किस पर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नियर अबाउट इट, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज बेटर, नज़दीक पड़ता है, आसानी से रॉ मटेरियल को कम पैसे के लागत में फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सकता है। और उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए भी आसानी है कि नियर अबाउट मुंबई और कांडला पोर्ट है, गुजरात में कांडला और मुंबई पोर्ट पास ही में है, तो आसानी से इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर आर इजीली अवेलेबल, है ना। तो लेबर हर जगह इजीली अवेलेबल है ना, क्योंकि लेबर कैन ट्रेवल इन एनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नियर अबाउट द फैक्ट्री एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, है ना। बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बढ़िया रोड चाहिए, है ना, कि कम समय में किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जाए कम लागत में। गुड मॉइस्ट क्लाइमेट, अब ये भी ज़रूरी है ना। आजकल तो ये आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया जा रहा है, कहीं भी क्लाइमेट क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन पहले ये एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन था कि गुड मॉइस्ट क्लाइमेट। कॉटन टेक्सटाइल के लिए मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो धागा होता है, अगर ड्राई क्लाइमेट रहेगा तो धागा टूट जाएगा, है ना, और जब मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो वो धागा टूटता नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पर गुरही बनाए होगा खेत में, हाँ, तो पूरा जो क्या है, जब ड्राई क्लाइमेट अप्रैल और जून का महीना जब होता है, अप्रैल मई का, तो क्या है, अगर उसको ऐसे ही हम लपेटना शुरू करें तो टूट जाएगा, लेकिन जब उसमें मॉइस्चर क्रिएट कर दिया जाता है, पानी छिड़क दिया जाता है, तो टूटता नहीं है। तो वही सेम थिंग कॉटन मिल में भी होता है। जब मॉइस्चर नहीं रहेगा, ड्राई क्लाइमेट रहेगा, तो वो टूटने लगता है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा तो धागा टूटता नहीं है। तो इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं भी है तो आर्टिफिशियली आजकल क्रिएट भी किया जा रहा है, क्योंकि कानपुर या उत्तर भारत में बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, तो आर्टिफिशियली मॉइस्चर क्रिएट कर दिया जाता है कंपनियों के अंदर। अब आगे मेन एक्सपोर्ट, जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ईस्ट यूरोपियन कंट्री इट्स। तो मोस्टली हम लोग टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, है ना, तो जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, यूरोपियन कंट्री, है ना। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 मेथड्स इन इंडिया, हैंडलूम, पावर लूम एंड मिल्स, है ना। तो 3 तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। हैंडलूम, लूम किसको कहा जाता है? जिस पर एक कपड़े का लेंथ बनता है ना। लूम देखे होगे, कपड़े का लेंथ, हाँ, शर्ट पैंट खरीदने जाते हो तो एक लेंथ होता है ना, या साड़ी एक लेंथ, उतना चौड़ाई एक लूम की होती है, और कितना भी लंबा उसको बनाया जा सकता है, लेकिन चौड़ाई फिक्स रहती है एक लूम की, जो ये ब्रेथ है, तो इसी को लूम कहा जाता है। अब वही लूम जब हम हाथ से चलाते हैं तो उसको हैंडलूम कहा जाता है, और उसी को जब मशीन से चलाया जाए, है ना, तो पावर लूम हो जाता है। उसमें इंजन फिट कर दिया जाएगा, है ना, हाथ की जगह मशीन उसको ऑपरेट करने लगेगी, तो पावर लूम हो जाएगा। और उसी को जब मास प्रोडक्शन किया जाएगा, है ना, घरों में भी हम
उस हाथ से न चला करके उसमें मशीन लगा देंगे तो पावर लूम हो गया। और उसी को क्या है, मास प्रोडक्शन, ऐसे सैकड़ों या हजारों लूम्स एक फैक्ट्री में लगा दिया जाता है ना, तो उसी को मिल कहा जाता है, जहाँ पर हजारों पावर लूम्स चलते हैं और कपड़े तैयार हो रहे हैं। तो 3 तरह से बनाया जा सकता है। ये दोनों मोस्टली इंडियन हाउसेज में देखने को मिलता है, घरों में लोग जो बनाते हैं कपड़े, और ये मिल जो है मास प्रोडक्शन करती है। तीसरा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स गिनिंग। अब यह प्रोसेस क्या है, कपड़ा वही बोल रहा है कि तैयार कैसे होता है, तो इसका डिफरेंट प्रोसेस है ना। गिनिंग मतलब क्या होता है कि रुई की छंटाई, रुई में बीज होता है ना, तो जब बीज को निकाला जाता है कॉटन से तो उसको गिनिंग कहा जाता है ना। बीज अलग कर देंगे और फाइबर को अलग कर दिया जाता है। अब उस फाइबर से क्या होगा, स्पिनिंग, धागा तैयार किया जाएगा, उसको स्पिनिंग कहा जाता है। फाइबर से हम धागा बनाएंगे और धागा बनने के बाद वीविंग, बुनाई होती है ना। जब धागा बन जाएगा तो क्या होगा, उसी धागे से फिर वीविंग होगा, हैंडलूम, पावर लूम या मिल्स में वो धागा भेज दिया जाता है और फिर वहाँ से उसे कपड़े तैयार होते हैं। डाइंग, अब उसके बाद क्या होगा, जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो उसको कलर किया जाता है ना, कि कलरफुल दिख सके। कलरफुल दिखेगा तो क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। और उसके बाद डिज़ाइनिंग, अब कलरिंग के बाद डिज़ाइनिंग भी किया जाता है। मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर साड़ियों पर डिज़ाइन किया जाता है, कुछ कपड़ों पर भी डिज़ाइन किया जाता है हाथों से, या कारीगरी किया जाता है, कढ़ाई जो इसको बोल दिया है ना। तो डिज़ाइनिंग भी होती है और डिज़ाइनिंग के कारण क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है। टेलरिंग, अब उस कपड़े से फिर शर्ट पैंट या कुछ भी बनवाना हो तो टेलर के पास जाओगे। उसके बाद पैकेजिंग, अब बड़ी बड़ी जैसे रेडीमेड क्लोथ की कंपनियां हैं तो वहाँ पर क्या है, मास में टेलर्स बैठे हुए हैं और कपड़े की सिलाई कर रहे हैं, शर्ट पैंट या बच्चों का, है ना, लेडीज़ का, ये सारा कपड़ा तैयार होता है वहीं। और उसके बाद क्या होगा, जब तैयार होगा तो पैक होगा, है ना। पैक होने के बाद क्या होता है, वही रेडीमेड गारमेंट कहलाता है, रेडी टू वियर। अब उसमें आपको कुछ नहीं खरीदना है, करना है बाजार से खरीदो और पहनो। अब इसके बाद चैलेंजेस टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके सामने क्या चैलेंज है ना। तो फर्स्ट दिया हुआ है ए, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स क्वालिटी ऑफ कॉटन, है ना। स्कार्सिटी ऑफ द गुड्स क्वालिटी ऑफ द कॉटन, अच्छे क्वालिटी का कॉटन उपलब्ध नहीं है। अच्छे क्वालिटी का मतलब आप पढ़े होंगे, है ना, मीन्स एग्रीकल्चर चैप्टर में, कि कॉटन की क्वालिटी बेहतर कब होगी, जब उसको 210 डे फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट मिलेगा, है ना। और अभी देख ही रहे हो चक्रवाती तूफान आया है ऐसे मौसम में, है ना। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये कॉटन के खेती को इफेक्ट करेगा। अभी फूल आना शुरू हुआ होगा और ऐसे फूल में क्या होगा, जब बारिश होगी, है ना, तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, क्वालिटी पे फर्क पड़ने लगेगा, है ना। बेमौसम जब बारिश होगी तो वही है, गुड क्वालिटी कॉटन जब नहीं मिलेगा तो कपड़ा उतना लुक्रेटिव नहीं होगा, क्वालिटी बेहतर उसकी नहीं हो पाएगी। अब गुड क्वालिटी कॉटन का मतलब क्या है कि वाइट, जितना कॉटन सफ़ेद रहता है और चमकता है, शाइन करेगा, उतना बेहतर माना जाएगा। और जब बारिश या बेमौसम बारिश वगैरह हो जाएगा तो वो क्या होगा, डल हो जाता है, और डल होगा तो उस पर लाइट नहीं रह पाती है। और कपड़े का दाम क्या है, उसके चमक से होती है, लाइट से होती है। तो बी, मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान। अब दूसरा बोल रहा है कि मेन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट वेंट टू पाकिस्तान, मोस्टली पंजाब रीजन। पंजाब में ज़्यादातर खेती होती थी और 2/3 जो पंजाब है हमारा पाकिस्तान में चला गया, 1/3 हमारे पास रहा। तो वही यहाँ पर फोकस कर रहा है कि ज़्यादातर जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट था आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन कंट्री वाज डिवाइडेड, तो इट वेंट इनटू द पाकिस्तान। थर्ड, ओल्ड मशीनरी, हमारे पास जो मशीन्स हैं बहुत पुरानी हैं,
उसमें बहुत सारा चेंजेस नहीं हुआ है ना। इसके बाद इरेटिक पावर सप्लाई, है ना। इरेटिक मतलब पावर सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं है, पावर सप्लाई कंटिन्यूअस होना चाहिए कि मशीन कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। एक बार मशीन जब बंद हो जाती है तो फिर उसको स्टार्ट करने के लिए क्या है, धागे को अरेंज करना पड़ता है ना। बंद होने के बाद फिर से धागा को अरेंज कीजिए, फिर चालू कीजिए, तो उसमें 10-15 मिनट का समय लगेगा, है ना। और ऐसे ही 8 घंटे के शिफ्ट में अगर 5-6 बार बिजली कट गई तो 2 घंटा ऐसे ही चला गया, है ना। तो 2 घंटा में कितना मैन्युफैक्चरिंग होता। तो वही बोला है कि इरेटिक पावर सप्लाई इरेगुलर कंटिन्यूअस नहीं मिल पाती है। उसके बाद लो आउटपुट ऑफ द लेबर, हमारे यहाँ आउटपुट ऑफ द लेबर बहुत कम है क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है ना। स्किल लेबर, तो इसलिए जब स्किल किसी के पास नहीं होगा तो क्या है, आउटपुट में कमी आ जाएगी, है ना। उसके बाद एफ, टफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर। आजकल के जो भी कपड़े आ रहे हैं मोस्टली कॉटन इज मिक्स विद द सिंथेटिक और प्योरली सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का जो कपड़ा है ये सस्ता पड़ता है ना, और ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है, जबकि कॉटन क्या है, इट इज कॉस्टली और ड्यूरेबल नहीं होता है ना, फटता बहुत जल्दी है। तो इस कारण क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर ने क्या है, मार्केट पकड़ लिया, और जिसके कारण कॉटन क्लॉथ के प्रोडक्शन में कमी आई। अब यहाँ पे जूट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिया हुआ है, कहाँ कहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, मुर्शिदाबाद, है ना, हरोरा, हुगली, ये सारा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल है कहाँ पर देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये डेक्कन रीजन है। ये डेक्कन रीजन मतलब मोस्टली ब्लैक सॉइल इज फाउंड हियर, और यहाँ पर ज़्यादातर उज्जैन हो गया, अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, देवास और एक काम के लिए फेमस है ना। यहाँ क्या है, मनी प्रिंट होती है, पैसा देवास में भी प्रिंट होता है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बड़ोदरा, इंदौर, जलगांव, वर्धा, औरंगाबाद, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, है ना। और ये जो है ये एक पोर्ट है, पोरबंदर, मुंबई, ये सारा। तो ज़्यादातर कॉटन मिल डेक्कन रीजन में सिचुएटेड है। बाकी जगह भी हैं, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, ये सब। अब इसके बाद जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर बिकॉज इट लुक्स लाइट येलोइश, है ना, लाइट येलो कलर का दिखाई देता है, और इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है ना। एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मेड इन नाउ ए डेज। आप देख रहे हो ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, यहाँ पे जूता भी बन रहा है, हाँ। So India is the largest producer of raw jute and jute goods. There are about 70 jute mills in our country. तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, है ना। इसके हमको बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है ना। बांग्लादेश हमसे आगे है प्रोडक्शन में जूट के, है ना, हमारा दूसरा स्थान है। तो फिर भी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ फर्स्ट नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। तो इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर बांग्लादेश। अब बोला है कि 70 जूट मिल हमारे यहाँ देश में, लगभग 70 जूट मिल। मोस्टली ये जो है अराउंड द रिवर हुगली, वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर जूट मिल पड़ती हैं। पहले इसको चटकल भी बोला जाता था, लोग बंगाल जाते थे हमारे यहाँ से काम करने के लिए, मोस्टली जूट मिल में चटकल उसको कहते थे। तो इसके बाद फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन रिसरा, कोलकाता इन 1859। जैसे फर्स्ट कॉटन मिल कब सेटअप की गई 1854 में बॉम्बे में, उसी तरह फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन इंडिया इन रिसरा इन 1859।
जूट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। अब जूट का यूज क्या है, किसी भी चीज़ का जब यूज होगा तभी उसकी डिमांड होगी, जब वो यूज नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी। तो मोस्टली मेकिंग ऑफ रोप, बैग्स, कारपेट्स, है ना, चटाई वगैरह, है ना, कालीन, है ना। और इसे ऊपर देखें कि जूता चप्पल भी आजकल जूट का बन रहा है। तो मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। अब बोला है कि मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन हुगली रिवर। हुगली रिवर क्या है, गंगा का ही पार्ट है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना, इन वेस्ट बंगाल। अब वाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर अवेलेबल इन वेस्ट बंगाल लोकेटेड, क्यों ज़्यादातर जूट मिल वेस्ट बंगाल में लोकेट होती हैं? तो मोस्टली रॉ जूट इज अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल, है ना। ज़्यादातर जो रॉ जूट की खेती होती है, आप पढ़े हो ज्योग्राफी में, कि जूट की खेती कहाँ होती है? मोस्टली इन फ्लड प्लेन्स में ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज जूट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉयल एंड न्यूली डिपोजिटेड सॉयल बाई द रिवर्स। और जब नदियों में बाढ़ आती है, और बाढ़ के दौरान क्या करती हैं नदियाँ, एक मिट्टी की परत जमा कर देती हैं, है ना, और उस मिट्टी में जूट का बेहतर प्रोडक्शन होता है। तो मोस्टली बिहार, वेस्ट बंगाल में बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ ज़्यादा आती है, और जिसके कारण क्या है, मिट्टी एक खेतों में जमा हो जाती है, और वहाँ पर, और दूसरा इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए। मोस्टली ये खरीफ क्रॉप है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। तो ज़्यादातर यहाँ पर वेस्ट बंगाल और बिहार में खेती होती है, इसलिए जूट वेस्ट बंगाल में ईजिली अवेलेबल होता है। और क्योंकि नदियों के किनारे इसकी खेती होती है, इसलिए ये ईजिली ट्रांसपोर्टेबल है ना। थ्रू द रिवर इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम पड़ता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वही बोला है कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी का जो ट्रांसपोर्ट है, पानी के द्वारा जो होता है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है ना। उसके बाद लैंड, उसके बाद एयर। तो ज़्यादातर जो जूट होता है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? थ्रू द रिवर, है ना, बोट्स या स्टीमर के द्वारा आसानी से किया जाता है। A good network of railway, roadway and waterway to facilitate the movement of raw material to the mills। अब यहाँ पर तीनों आसानी से अवेलेबल है। रेलवे से भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, रोडवे से भी, और वाटरवे से भी। मोस्टली वाटरवे से ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि नदियों के किनारे ही जूट की खेती होती है, और आसानी से रोड नहीं तो पानी के द्वारा इसका ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है मिल्स तक। क्योंकि जितने भी मिल्स हैं वो नदियों के किनारे ही स्थित हैं। क्यों? क्योंकि जूट मिल बहुत ज़्यादा पानी का यूज करती है ना। पानी आएगा कहाँ से? इसलिए ज़्यादातर जूट मिल नदियों के किनारे ही हैं। उसके बाद अबंडेंट वाटर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ जूट, वही यहाँ फोकस भी किया है कि अबंडेंट जूट प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए जितने भी जूट मिल्स हैं नदियों के किनारे ही मिलती हैं। चीप लेबर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स, और बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे सस्ता लेबर क्या है? आपको पता ही है ना। हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाओगे तो लेबर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के आपको ज़रूर मिलेंगे। तो एडजॉइनिंग स्टेट वेस्ट बंगाल के साथ जुड़े हुए हैं, बिहार जुड़ा है, उड़ीसा जुड़ा है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से इजीली सस्ते लेबर उसको मिल जाते हैं। कोलकाता एज द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, और पास ही में क्या है, कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए। तो बैंकिंग आसानी से, बड़े बड़े बैंक अवेलेबल हैं, और बहुत सारे बैंक है, इस बैंक से लोन नहीं मिलेगा, उससे मिलेगा, उससे मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, है ना। तो आसानी से क्या होता है, कैपिटल मिल जाता है। इंश्योरेंस अवेलेबल है, करकट्टा मेट्रोपॉलिटन सिटी उसके पास ही अवेलेबल है, और पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, कलकत्ता पास में ये, वहाँ से एक्सपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है इसको। अब चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इज स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब बोला है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री।
हर इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज है, उसको बनाए रखना, उसके ग्रोथ के लिए, है ना। तो challenges faced by the jute industry is stiff competition in the international market from synthetic substitute and from the other competitor like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand, है ना। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इसके लिए है कि सिंथेटिक इंडस्ट्री, है ना। पहले हमारे यहाँ भी क्या है, जो जानवरों को बांधने के लिए जो रस्सियों की ज़रूरत पड़ती थी, पहले लोग जूट से बनाते थे, है ना, या ज़्यादातर चारपाई वगैरह भी जूट से बनती थी, मैट्स वगैरह भी। लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या है, इट इज़ ए ड्यूरेबल एंड चीपर, सस्ता भी पड़ता है और ड्यूरेबल भी है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन जो जूट इंडस्ट्री फेस कर रही है वो सिंथेटिक फाइबर की वजह से फेस कर रही है, कि सिंथेटिक फाइबर का जो भी प्रोडक्ट है वो चीपर, सस्ता होता है इसके मुकाबले जूट से। अब उसके बाद अदर कंपटीटर, बहुत सारे देश में भी जूट प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे बांग्लादेश सबसे पहले स्थान पे आता है ना, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, है ना। ब्राज़ील है, फिलीपींस है, इजिप्ट है, थाईलैंड है, तो इन देशों में भी जूट का प्रोडक्शन होता है। तो डेफिनेटली है कि हमारा कंपटीशन होगा। अब इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइजेस टू द जूट फार्मर एंड इन्हेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। अब बोला है कि नेशनल जूट पॉलिसी लाई गई 2005 में, क्यों? टू इन्हेंस द प्रोडक्शन ऑफ द जूट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, है ना, और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जाए, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी। क्यों? क्योंकि जूट क्या है, बायोडिग्रेडेबल फाइबर है ना, और सिंथेटिक फाइबर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इट इज़ डेंजरस फॉर द क्लाइमेट। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो क्या है, जितना ज़्यादा हम सिंथेटिक फाइबर का यूज करेंगे तो क्या होगा, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो कचरा जमा होता जाएगा, और क्या है, लॉट ऑफ पॉल्यूशन, ज़्यादातर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। पॉल्यूशन होगा तो बीमारियां होंगी, है ना, सॉयल पॉल्यूशन होगा, रिवर पॉल्यूशन होगा। जबकि जूट बायोडिग्रेडेबल है, इजीली ये डिकम्पोज हो सकता है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यूज किया जाए, इसलिए ज़्यादातर नेशनल जूट पॉलिसी को लाया गया। अब इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्वालिटी को बढ़ाया जाए, और कोशिश किया गया कि किसानों को बेहतर उनकी उपज की कीमत मिल सके। जब किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी तभी वो प्रोडक्शन करेंगे, और कीमत बेहतर नहीं मिलेगी तो किसान भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो उनको बेहतर कीमत दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन हो, जैसे उनका मुनाफा बढ़े। अब शुगर इंडस्ट्री, नेक्स्ट जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो क्या है, शुगर इंडस्ट्री ऑल्सो इज एग्रो बेस्ड। इसका जो रॉ मटेरियल आता है कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है ना। और ज़िंदगी में जो मिठास है कहाँ से आएगी, चीनी से ही आएगी, नहीं तो हर जगह फीका रहेगा, है ना। किसी में शादी वादी में आप जाते हो तो सबसे पहले रसगुल्ला ही खोजते हो, हाँ, तो चीनी नहीं रहेगी तो कहाँ से आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। बोला है कि शुगर के प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पे आते हैं, लेकिन गुड़ और खांडसारी के प्रोडक्शन में दुनिया में हमारा पहला स्थान है ना। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शुगर केन का उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है ना। ब्राज़ील the largest producer of sugar in the world, शुगर केन, शुगर बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शुगर होता है मोस्टली क्यूबा में होता है ना। बीट रूट से अगर बनाया जाता है तो हमारे यहाँ शुगर केन से शुगर को बनाया जाता है, और शुगर केन से और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे गुड़ हो गया, है ना, और खांडसारी। तो खांडसारी भी गुड़ ही होता है, लेकिन मोस्टली ये पाउडर फॉर्म में होता है ना। यहाँ पर इसको लड्डू की तरह बनाया जाता है, तो गुड़ हो गया और हाथ पर रगड़ दिया गया, जो पाउडर फॉर्म में आ गया उसको हम खांडसारी कहते हैं। तो मोस्टली क्या है,
गुड़ और खांडसारी हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है? प्योर कार्बोहाइड्रेट है ना, उसमें कोई भी मिनरल्स और विटामिन नहीं पाई जाती हैं। जबकि गुड़ और खांडसारी में आपको मिनरल्स मिलेगा, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, है ना, बहुत सारी विटामिन मिलती है। तो इसलिए गुड़ को बेहतर माना जाता है फॉर द हेल्थ पर्पजेज। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की। अब बोला है कि रॉ मटेरियल जो शुगर केन यूज किया जाता है भारी होता है ना। एक शुगर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर केन की आवश्यकता होती है। सो इन 2010-11 देयर वेयर ओवर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री। 2010-11 का डाटा है कि हमारे यहाँ 662 शुगर मिल थे जो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में फैले हुए थे। ये सारा मतलब ऑल ओवर इंडिया। मोस्टली क्या है, उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम दुनिया अलग अलग राज्यों में होता है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। और जो ये देख रहे हो आप, मोस्टली कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये जो स्टेट हैं मोस्टली सदर्न स्टेट्स हैं। यहाँ पहले शुगर केन की खेती नहीं होती थी और यहाँ शुगर केन की अभी खेती हो रही है। तो पहले ये इस पर एक क्वेश्चन आता था, लेकिन इस साल से क्या है, इसको डिलीट कर दिया गया है कि वाई शुगर केन प्रोडक्शन इन सदर्न स्टेट इज बेटर देन द प्रोडक्शन इन द नॉर्दर्न रीजन। A major challenges. What is the major challenges faced by the sugar industry? Include the seasonal nature of the industry. अब सबसे बड़ा है कि seasonal nature of the industry. ये क्या है? seasonal nature है। शुगर केन का जो पेराई होता है कब होता है? मोस्टली एक पर्टिकुलर सीजन में, है ना। मोस्टली इन विंटर सीजन की पेराई शुरू होती है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मोस्टली दिसंबर से और मार्च तक इसकी पेराई चलती है। तो ये सीजनल इंडस्ट्री है ना। 4-5 महीने इंडस्ट्री चलेगी, बाकी टाइम में क्या होता है, बंद रहती है। तो सबसे बड़ा इसके लिए ये चैलेंज है। उसके बाद ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हमारे यहाँ पुराना और इनएफिशिएंट, हम जितना प्रोडक्शन लेना चाहिए शुगर केन से उतना हमको मिल नहीं सकता क्योंकि हमारे पास पुराना मेथड्स है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्री। ट्रांसपोर्ट में भी डिले, सही टाइम पर शुगर केन पहुँच नहीं पाता है क्योंकि गाँव वगैरह में क्या है, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, सड़कें नहीं हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्ट में डिले होता है। नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज, है ना। अब इस यहाँ पर क्या है कि हमको यूज ऑफ बैगेज, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन को क्या है यूज करना। मैक्सिमाइज यूज द बैगेज सिस्टम यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न टू सदर्न इंडिया, वाई, है ना। तो ये शायद मेरे ख्याल से कोर्स में नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लो, है ना, डिलीट कर दिया गया है। वाई शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन टू सदर्न रीजन। नॉर्थ से सदर्न रीजन की तरफ क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? अर्लियर यूपी एंड बिहार वेयर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स वेर लोकेटेड इन दीज 2 स्टेट ओनली, बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड द southern state because production of sugar is also started in the southern state, है ना। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ भी आंध्र प्रदेश, यहाँ भी शुगर का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो ज़्यादातर शुगर मिल उस तरफ अपने को शिफ्ट कर रही हैं। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इज हायर इन सदर्न इंडिया। ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द शुगर। अब बोला है कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इज हायर इन द सदर्न स्टेट इन कंपेरिजन टू द नॉर्दर्न स्टेट। क्योंकि ब्लैक सॉइल वहाँ पर अवेलेबल है और ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द शुगर केन। उसके बाद सुक्रोज कंटेंट। सुक्रोज कंटेंट मतलब जो चीनी मीठा लगता है, क्यों लगता है? उसमें सुक्रोज का कंटेंट होता है
है ना। तो सुक्रोज कंटेंट जो सदर्न स्टेट में होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट, है ना। तो वहाँ के चीनी मिल में गन्ने से ज़्यादा, 1 कुंटल गन्ने से मान लो वहाँ ज़्यादा चीनी उत्पन्न होगी जबकि हमारे स्टेट के मुकाबले। तो इस कारण भी मिल्स एंड मशीन्स आर न्यू इन सदर्न स्टेट, न्यू एंड मॉडर्न मशीन इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। और नई नई मिल सेटअप हुई है वहाँ, तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। क्रॉसिंग सीजन फॉर शुगर कैन इज लॉन्गर इन सदर्न स्टेट। अब क्रॉसिंग सीजन वहाँ ज़्यादा है क्योंकि शुगर केन के ग्रोथ के लिए टाइम ज़्यादा मिलता है वहाँ, है ना। साल भर वहाँ पर क्या है, मॉइस्ट एंड वार्म क्लाइमेट। और शुगर केन के ग्रोथ के लिए कैसा मौसम चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। और वहाँ पर साल भर ऐसा ही मौसम रहता है। तो वहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए टाइम मिलता है। वहाँ साल भर भी शुगर केन की उपज की जा सकती है, जबकि हमारे यहाँ नहीं, विंटर में ग्रोथ रुक जाता है ना। और इसी कारण जब ग्रोथ रुकता है तो हम यहाँ पेराई शुरू करते हैं और वहाँ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो सकता है, जिस कारण तो वही बोला है कि क्रॉसिंग शुगर केन लॉन्गर, वहाँ पर क्रॉसिंग सीजन क्या होता है, लॉन्गर होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि साल भर वहाँ गन्ने की पेराई की जा सकती है ना। 6-7 महीने में गन्ना वहाँ रेडी हो जाता है, हमारे यहाँ भी रेडी हो जाता है 6-7 महीने में। लेकिन विंटर में इसका ग्रोथ नहीं होता, वहाँ मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, जबकि सदर्न स्टेट में 12 महीना रहता है। तो वहाँ 12 महीना मिल्स चल सकती हैं, जबकि हमारे यहाँ नहीं चल सकती। ये भी एक रीजन है। उसके बाद कोऑपरेटिव शुगर मिल आर रनिंग सक्सेसफुली इन सदर्न स्टेट। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मिल नहीं है, मोस्टली प्राइवेट मिल है, नहीं तो गवर्नमेंट मिल है। वहाँ पर कोऑपरेटिव मिल्स हैं। कोऑपरेटिव मिल्स का ये फ़ायदा होता है कि किसान उसमें अपना प्रोडक्ट बेच भी सकता है और जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर भी मिलेगा उसमें, है ना। तो इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर किसान एक्टिव है ना, प्रोडक्शन को लेकर। तो रॉ मटेरियल की वहाँ कमी नहीं होती है। अब इसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।